हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग को डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका जो सेट कराया जा रहा है ये आपका मार्क्समैन का है। इसमें आपका देखा जाए तो आपका बिहार दरोगा में इसमें आपका टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। याद रखिएगा कितना दिया गया है, टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इसमें से देखा जाए तो आपका 3 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है टॉपिक देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कल का भी टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के आना है, ताकि आप 100 में से अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है या मोत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला पर आधारित प्रश्न आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। इसमें कहा गया है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। चलिए बताइए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कण्व वंश। याद रखिएगा कण्व वंश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सातवाहन। क्या हो जाएगा, सातवाहन। अगला प्रश्न है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। देखिए करंट अफेयर को भी लेके चलना है, करंट अफेयर छूट जा रहा है क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे हैं 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने के लिए। कोशिश रहेगा मेरा 2 प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे प्रोवाइड करूं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं क्राउन का भी जो आपका सेट है वो भी छूट रहा है, क्योंकि डेली बेस पे मैं 2 या फिर 3 ही वीडियो आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, डी हो जाएगा, सातवाहन। क्या हो जाएगा, सातवाहन। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का देखा है तो आपका ए हो जाएगा, पांचाऊ। याद रखेंगे, पांचाऊ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। याद रखेंगे 5 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कौन से समय में फली फूली थी। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, कुषाणों के समय में। किसके समय में, कुषाणों के समय में। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बामियान। तो इसका आंसर आपका 7 का डी हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। याद रखेंगे सभी लोग, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधार। क्या हो जाएगा, गांधार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम सही है। बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन, ताकि आपको आंसर करने में सही हो। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण हो जाएगा। ऑप्शन आपका 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखेंगे। कहता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से एक सेकेंड, 10 नहीं, ए नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। सी हो जाएगा, डेरियस प्रथम। क्या हो जाएगा, डेरियस प्रथम। ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सातवाहन। क्या हो जाएगा, सातवाहन। अगला प्रश्न है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ में। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर अवस्थित थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरावती में। कहाँ पर, अमरावती में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किसके साथ। राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा था, आप सभी लोग याद रखेंगे, हाथी गुफा लेक के साथ ये जुड़ा था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेदी। क्या हो जाएगा, चेदी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो इसका आंसर आपका 17 का ये हो जाएगा विधि। क्या हो जाएगा? विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था, यानी कौन से अवधि में गुप्त वंश ने शासक किया था? तो आंसर याद रखेंगे 319 से 500, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं 21 क्या कहता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। कहता है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, बताइए। ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखता है? बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता था? किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखेंगे सभी लोग। 23 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्र। अगला प्रश्न है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 26 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से काल में? हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का। क्या हो जाएगा? बताइए। सी हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था? तो 28 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। कहता है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था? तो ऑप्शन आपका देखा है तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। किससे? वस्त्र उत्पादन से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सुश्रुत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा छपनक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो सभी को पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? बताइए। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिनार। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था क्या? तो आंसर आपका 37 का देखा है तो आपका रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्षुद्र बोलते थे, तो देखा जाए तो कौन सा भाषा बोलते थे? ऑप्शन आपका 39 का बी हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कौन से काल में? बताइए। बाल विवाह जो प्रथा आरंभ हुआ था ये आपका कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये आपका प्राप्त हुआ है एरण से। कहाँ से? एरण से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? गुप्त संवत का जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो 43 का सही आंसर देखा है तो आपका गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो 44 का आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर देखा है तो आपका गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, याद रखेंगे सभी लोग, निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से आपका उत्तर ए हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी वो क्या था? तो 47 का सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा उपज का छठा भाग। याद रखेंगे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था या फिर क्या है उस टाइम का? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? मान्य कर जो था वो कितना था? तो सही आंसर आपका उपज का छठा भाग। अभी मैंने आपको बताया ना 1/6। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विदक भागम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? वारंगल। तो वारंगल की बात करें तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोरमाड़ किस जातीय दल का था? बताइए तोरमाड़ जो था वो किस जातीय दल का था? तो 52 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हूण। क्या हो जाएगा? हूण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था कहाँ में? तो ये आपका उद्भूत हुआ था देखा है तो 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा भारत में। कहाँ पर? भारत में। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? सांख्य दर्शन सभी लोग याद रखेंगे। 54 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कपिल द्वारा। किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादन या फिर प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौ न्याय, याद रखिएगा, नौ न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी गंगेश उपाध्याय। याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गौतम ने। क्या हो जाएगा? गौतम ने। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? बताइए मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो सही आंसर आपका 59 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी सही आंसर हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का जो सिद्धांत है वो आपका मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था
तो आंसर आपका सी हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। याद रखेंगे सभी लोग, प्रतिष्ठानपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया था या फिर कौन किया था? तो गुर्जर प्रतिहार पूछा गया है, तो आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? मौखरी शासकों की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी लोग का जहाँ तक लग रहा है कि क्वेश्चन सही हो रहा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्हड़। क्या हो जाएगा? कल्हड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी को पता है हर्षचरित जो था वो आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी, आंसर याद है आप सभी लोग को? आंसर आप सभी लोगों ने कर ही दिया होगा। ऑप्शन ए, क्या? कन्नौज। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज सही आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ में? तो ये किया गया था कन्नौज तथा प्रयाग में। याद रखेंगे, कन्नौज तथा प्रयाग आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रयाग। क्या हो जाएगा? प्रयाग आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कहते हैं नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने? तो ये रोका गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने ये रोका था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कहता है कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? किसका था? तो इसका आंसर आपका 72 का डी हो जाएगा, औरंगाबाद का। कहाँ का? औरंगाबाद का। अगला प्रश्न है कि हेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 73 का देखा है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट हर्ष। क्या हो जाएगा? सम्राट हर्ष। अगला प्रश्न है हेन त्सांग चीन के किस शासक का समकालीन था? किस शासक का समकालीन था? तो 74 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ताइसुंग। याद रखेंगे सभी लोग, ताइसुंग याद होगा सभी को। आगे देखते हैं चीनी यात्री हेन त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नालंदा। याद रखेंगे सभी लोग, नालंदा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हेन त्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो आपका कौन सा था? तो 76 का देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप इसको याद रखिएगा। 76 का क्या दिया है? आपका बी हो जाएगा, मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। अगला प्रश्न है कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए कोसे शब्द का। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग को 2 सेट यानी 2 टॉपिक, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी का भी एक अलग से, यानी एक हिस्ट्री का भी चले और एक पॉलिटी का। इससे क्या है कि 2 टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक आएगा आपका पॉलिटी से आएगा। तो मैं आपको अभी पॉलिटी का टॉपिक बताऊंगा, पहले ये सेट हो जाने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक पढ़ के आएंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर पॉलिटी में भी हो। तो इसका आंसर याद रखेंगे, रेशम के लिए। क्या हो जाएगा? रेशम के लिए। अगला प्रश्न है कि आज भी भारत में हेन त्सांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो 78 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, CU की रचना। याद रखेंगे, CU की रचना। आगे देखते हैं चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, हेन त्सांग। क्या हो जाएगा? हेन त्सांग। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? तो देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 672 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मुसलमान। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार पूछा गया है।
भारत में सबसे प्राचीन विहार, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा कहाँ पर स्थित है। नालंदा जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो 83 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिहार में। बिहार आपका उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था, तो 84 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी, तो 85 का सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पाल वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाल वंश। आगे देखते हैं, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो 86 का ऑप्शन आपका कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं, तो 87 का सही आंसर देखा जाए तो आपका बताइए क्या होगा, याद रखेंगे सभी लोग। 87 का सही आंसर आपका क्या दिया गया है? सी हो जाएगा, यानी जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला देखेंगे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे, तो आपका उत्तर चंदेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदेल। याद रखेंगे, चंदेल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो 89 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल सही आंसर हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा खजुराहो का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। खजुराहो के जो मंदिर है वो आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका 91 का डी सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मतगेश्वर मंदिर समर्पित है किसके? मंतगेश्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिव को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो कौन सा है, तो आपका दशावतार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो 94 का ऑप्शन आपका देखा है तो आपका सी हो जाएगा, कन्हेरी। क्या हो जाएगा? कन्हेरी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। आबू का, माउंट आबू का जो आपका पूछा गया है तो आपका संगमरमर से हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है, तो आंसर आपका 96 का देखा है तो आपका भावनगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शैव धर्म। क्या हो जाएगा? शैव धर्म। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट करके बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों को। किसको? राष्ट्रकूटों को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, एलिफेंटा। क्या हो जाएगा? एलिफेंटा सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बताइए, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ। ठीक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पॉलिटी में आपको कहाँ से पढ़ के आना है, ताकि आप सभी लोग अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, पॉलिटी देख ले कहाँ से कहाँ तक आपका यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो पॉलिटी आपका यहाँ पे सेट नंबर 40 से स्टार्ट है, तो 163 पेज नंबर देखते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ सभी चीज़ें, कौन सा आपको टॉपिक पढ़ के आना है। तो सेट नंबर कल 40 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची उद्देशिका पर आधारित आपका ये आपका टोटल प्रश्न होने वाला है। कल का सेट बहुत ही मस्त, या फिर मस्त क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, और आप सभी लोग का कल मैं पॉलिटी से सेट लेकर के आऊँगा। कल पॉलिटी जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 10 से 15 प्रश्न आपका दरोगा में पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।